जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं वैसे वैसे हाथरस मामले को लेकर नई नई चीजें और नए नए बयान सामने आ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथरस मामले के पीछे बड़े जातीय दंगे की साजिश होने की बात कही, तो वहीं विपक्ष ने कहा कि सरकार अपनी नाकामी को साजिश का नाम न दे। सरकार ने पूछा कि साजिश में पीएफआई का नाम सामने आने के बाद से राहुल गांधी कहां गायब हैं, तो कांग्रेस ने सवाल दाग दिया कि क्या जिस साजिश के लिए यूपी सरकार विदेशों से पैसा आने की बात कर रही है वो पैसा बिना केंद्र सरकार की जानकारी के ही देश में आ गया। फिलहाल सत्ता और विपक्ष की तरफ से एक दूसरे को आंख तरेरने और एक दूसरे को घेरने की बाजीगरी जारी है, लेकिन इन सब के बीच सवाल है सूबे की सुरक्षा का। अगर एजेंसियों के इनपुट में दम है, अगर प्रदेश को हिंसा में झोंकने की साजिश रची गई, तो फिर विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार का सहयोग क्यों नहीं करता ताकि साजिशकर्ताओं पर नकेल कसी जा सके। और अगर सरकार के पास साजिश की पूरी जानकारी है तो फिर किसी संगठन के सदस्यों को पकड़ने से क्या होगा? बड़ी मछलियों पर कार्रवाई क्या बड़ी घटना घट जाने के बाद होगी? फिलहाल सरकार के मुताबिक हिंसा का प्लान हाथरस एक्सपोज्ड हो चुका है और इसमें आगे किस किस पर गाज गिर सकती है, कौन कौन से लोग इसमें शामिल हो सकते हैं और कौन कौन लोगों पर कार्रवाई हो सकती है, आने वाले वक्त में हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हाथरस मामला अब सिस्टम की संवेदनहीनता से साजिश की तरफ मुड़ चुका है। जहां पहले विपक्ष एक्शन में था, वहीं अब सरकार लगातार विपक्ष को घेर रही है। सीएम योगी ने लगातार तीसरे दिन कहा कि हाथरस कांड के बाद हुए बवाल के पीछे यूपी में दंगे भड़काने का प्लान था। आपने इन चेहरों को देखा होगा जिन्होंने सीएए के खिलाफ आंदोलन के नाम पर हिंसा करने का प्रयास किया था। यानी विपक्ष के पास दुष्प्रचार करने के सिवाय कोई भी दूसरा मुद्दा नहीं बचा है। वे निरंतर कुछ न कुछ ऐसी बातें करने का प्रयास करते हैं जिससे समाज में विद्वेष पैदा हो, समाज में अनावश्यक उत्तेजना पैदा हो। इधर विपक्ष पूछता है कि क्या हर अपराध को साजिश बताएगी सरकार? जिस प्रदेश में बेटियां सुरक्षित नहीं, 6 साल की बेटी के साथ दरिंदगी हो गई और इसमें भी आप कह दीजिएगा कि साजिश है, विदेशी ताकतों की साजिश है। दंगे की प्लानिंग के संबंध में 4 युवाओं को मथुरा से गिरफ्तार किया गया है। इन लोगों का संबंध पीएफआई से बताया जा रहा है। सरकार पूछ रही है कि अब राहुल गांधी इस मुद्दे को लेकर चुप क्यों हैं? राहुल गांधी को पहले जवाब देना चाहिए। आप हाथरस पिकनिक करने चले गए थे अपनी बहन को लेकर, जब से पीएफआई और सीएफआई का नाम आया है आप कहां जाके बिल में घुस गए हो? विपक्ष कहता है कि जो दोषी है उस पर कार्रवाई करिए ना। सिद्धार्थनाथ सिंह जी, अपनी जिम्मेवारियों से मत बचिए। आपको बताना होगा कौन लोग हैं, कहां से फंडिंग आ रही है, कौन से दुश्मन इस्लामिक मुल्क हैं। आखिर क्या केंद्र की सरकार के ऊपर आप आरोप लगाना चाहते हैं कि बगैर केंद्र की सरकार के परमिशन के, मोदी जी की सरकार के परमिशन के फंड आ गया है हिंदुस्तान में? खुफिया एजेंसियों के पास इनपुट है कि हाथरस पर लोगों को भड़काकर प्रदेश और देश में जातीय हिंसा फैलाने की साजिश रची गई थी। हालांकि जांच जारी है, लेकिन सरकार के मंत्री लगातार इस साजिश में विपक्ष के नेताओं का हाथ होने की बात कह रहे हैं। विपक्ष कहता है कि ये नाकामी छुपाने का बहाना है। पीएफआई में आतंकी संगठन के लोग हैं और अगर इनको कोई हमारे राजनीतिक दल संरक्षण दे रहे हैं तो वो भी उसमें शामिल हैं देश के अंदर आतंक फैलाने में। अपनी हर नाकामी, हर नकारेपन को आप साजिश में नहीं बदल सकते। हाथरस मामले पर सत्ता और विपक्ष के बीच टकराव अभी थमने वाला नहीं है। भले ही मामले में साजिश वाला ट्विस्ट आ चुका हो, लेकिन हाथरस में सिस्टम के हाथों हुई गलतियों को लेकर विपक्ष आगे भी सवाल उठाता रहेगा। लेकिन सरकार के दावों के मुताबिक तो यूपी को सुलगाने की एक बड़ी साजिश एक्सपोज हो गई है। लखनऊ से रतीश त्रिवेदी के साथ टीम न्यूज स्टेट। और इसी पर बात करने के मेरे साथ यास्मीन फारूकी जी जुड़ रही हैं, राष्ट्रीय सचिव हैं एसडीपीआई की और साथ ही सदस्य हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की। मेरे साथ एमसी द्विवेदी साहब जुड़ रहे हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस महकमे को चलाया है। मेरे अलावा डॉक्टर मनोज मिश्रा साहब जुड़ रहे हैं, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। अंशु अवस्थी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। और एडवोकेट कपीस कुमार जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। बहुत स्वागत है आपका। मेरे सहयोगी निखिल भी दिखाई दे रहे हैं मेरे साथ, उनसे भी बात करेंगे आखिर क्या चल रहा है। यास्मीन फारूकी जी,
एसडीपीआई और पीएफआई का सीधे सीधे नाम आया है। सरकार ने कहा कि ये लोग साजिश में शामिल थे। तो आग लगाने की जिम्मेदारी आप लोगों ने ले रखी थी? भाई मुझे हैरत होती है कि कैसे कोई ख्वाबों में जी लेता है, अपनी गंदगी को ढकने के लिए दूसरों पे किस तरह इल्ज़ाम लगा देता है। ये चीज़ कई बार हो चुकी है बिहार में, केरला में। पूरे उन लोगों के सबके आराम से बहुत पूरे खाते खोले गए हैं, इंक्वायरियाँ हुई हैं, सारी दुनिया के काम हुए हैं और कोई इनके पास सबूत नहीं है। सबसे बड़ी अच्छी बात यह हिंदुस्तान में जो बोलने की आज़ादी है ना, कि जो दिल चाहे जिस पे इल्ज़ाम लगा दो और साबित नहीं कर पाओ तो जूते भी मत खाओ। अपनी कमियां छुपाने के लिए जो ये हालात, जो रोने के बजाय कि उस बच्ची पे रो, आंसुओं बहाओ, मर जाओ डूब के, कि एक बच्ची का ये हशर किया है तुमने और तुम दूसरों पे इल्ज़ाम लगा रहे हो। दंगे भड़काना क्या मतलब हुआ? दंगे भड़काना, संजय सिंह जी गए थे, दंगे भड़काने गए थे। राहुल जी गए थे, दंगे भड़काने गए थे। तो अगर कोई जा रहा है हमदर्दी करने के लिए तो वो दंगे भड़काने जा रहा है। कितनी बकवास करेंगे ये लोग अपनी कमियां छुपाने के लिए। अरे डूब मरो तुम उस बच्ची के नाम पे। अगर तुम में शर्म जरा सी, बेगैरत हो तुम लोग, आतंकवादी हो तुम लोग, जिन्होंने उस बच्ची का हशर खराब कर दिया और आज भी तुम ये कह रहे हो उसका रेप नहीं हुआ। बेशरम हो तुम, झूठे हो। और जब इल्जाम लगाओ तो साबित करने की हिम्मत रखना, और साबित नहीं हो तो फिर माफी मांगने की हिम्मत करना। यास्मीन फारूकी जी, आपने कहा राहुल जी और संजय सिंह का नाम लिया। इन दोनों के ऊपर सीधा सीधा आरोप नहीं है, लेकिन एसडीपीआई और पीएफआई पर सीधा सीधा आरोप सरकार ने बात कही है कि इन्होंने दंगे भड़काए। क्योंकि उसमें मुसलमान हैं और मुसलमानों पे आरोप लगाना बहुत आसान काम है। उन लोगों का काम यही है कि हिंदू मुस्लिम फसाद करें और बदतमीजियां करें। सीए प्रोटेस्ट में पीएफआई का नाम आया था, कई लोग गिरफ्तार हुए थे, भी लग चुका है, बैन भी कर चुके। कहां पे? बिहार में बैन किया, फिर कैसे कोर्ट ने आजादी दी उसे? नाम लखनऊ में यास्मीन फारूकी जी, लखनऊ में जो पिछले दिनों उसको सीए को लेकर हिंसा हुई थी, उसमें पीएफआई का सीधे सीधे नाम आया था। लोग तो गिरफ्तार हुए थे, जेल में है वो। तो नाम लो ना। अरे भाई, तो नाम लेने में क्या हर्ज आ रहा है? नाम लेने में कोई पैसे थोड़ी देने पड़ते हैं। ठीक है, ओके। साबित तो नहीं कर पाए ना। मनोज मिश्रा जी जुड़ गए मेरे साथ। साबित करो। मनोज जी, आवाज मिल रही है आपको? आप मिली? हाँ मिली, देर से कनेक्ट हो पाया हूँ अंजीत जी। यास्मीन फारूकी को अगर आपने सुना हो तो जवाब दीजिए आप। देखिए, ये बात है कि जो ये कह रही है मैडम, इनको पहले ये तथ्य खंगाल लेने चाहिए। पीएफआई के लोग गिरफ्तार हुए और ऐसे ही गिरफ्तार नहीं कर लिए गए होंगे हवा में। उनकी कोई न कोई रिकॉर्डिंग होगी, कोई न कोई इनपुट होगा और उस इनपुट के आधार पे वो 4 लोग गिरफ्तार हुए होंगे। ऐसा नहीं कि हवा में तीर मार दें। और अगर किसी को बिना इनपुट के गिरफ्तार किया जाता कि नहीं, बिना किसी प्रमाण के, तो वो कोर्ट में सिद्ध करना पड़ेगा। ये समझती नहीं, या तो कानून के ना ज्ञान नहीं है, ये जानबूझ के छुपाती हैं इस बातों को। दूसरी बात ये है कि जितना भी विरोधी दल है, और चाहे पीएफआई और एसडीपीआई भी हों, ये लोग एंटी सोशल, एंटी नेशनल एलिमेंट्स के साथ जाने अनजाने खड़े हो जाते हैं। जाने भी खड़े हो जाते हैं, अनजाने भी खड़े हो जाते हैं। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण उत्तर प्रदेश है, जहां श्रीमान अखिलेश जी ने आतंकवादियों से मुकदमे वापस लेने की कार्रवाई की थी, जिसे माननीय न्यायालय ने रोक दिया था। तो ये उसमें ये कन्विंस थे कि सिमी निर्दोष है, पीएफआई निर्दोष है आज की तारीख में, और एसडीपीआई निर्दोष है। तो ये देश की जनता और न्यायपालिका को तय करने दो कि कौन निर्दोष है और कौन दोषी है। ये हम आप तय नहीं कर सकते। अगर पुलिस ने झूठा फ्रेम किया होगा तो कोर्ट में नहीं टिकेगा। अगर सही क्लेम किया हो, अगर सही। बोलिए यास्मीन फारूकी, जल्दी से एक जवाब, फिर मैं बाकी लोगों के पास जाऊंगा। मैंने यही बात अभी इन्होंने सुनी नहीं। मैंने यही कहा है कि बिहार में पहले बैन कर चुके हैं और कोर्ट में साबित नहीं कर पाए। और मैं ये दावे से आज आपसे कह रही हूं यहां बैठ के कि ये कोर्ट में साबित नहीं कर पाएंगे। मैं बता दूंगी, अरेस्ट करने का क्या है? सारी दुनिया को अरेस्ट किया जा रहा है। साबित करोगे जब बात करना, हवा में इतनी बड़ी बातें मत करो। यास्मीन फारूकी जी, अगर हाथरस की बात होती है तो आपको बलरामपुर की बात करनी चाहिए। नहीं है कि आतंकवादी गतिविधियों में पीएफआई का इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं है? जी बिल्कुल नहीं है। ये लोग केवल राजनीति करते हैं। आपको 2 घटनाएं और बताता हूं अंजीत जी, फिर आप हमें चाहे बुलाना। देखिए,
हाँ, वो तो सोशल वर्क उसका पूरे देश में दिखाई पड़ रहा है, देश की जनता को, देश के टेलीविजन चैनल, सोशल मीडिया, सब सोशल वर्क उसका देख रहे हैं। एक सोशल वर्क बताइए उसने जो किया हो, पीएफआई ने या एसडीपीआई ने, एक सोशल वर्क बता दीजिए आप, जो सोशल वर्क के नाम पे जाना जाता हो। आप लोग संगठनों की वकालत कर रहे हैं, वो संगठन देशद्रोही है, आप मुझे पता भेजिए, कई बार सिद्ध हो चुका है, आप मुझे पता भेजिए, फिर सिद्ध होगा, आप मुझे पता भेजिए, ये फिर मैं सिद्ध होगा। आपको काम और भेज दूंगी, आप मुझे पता आपको भेजिए। इसी देश की जनता ने जिस तरह से चीनी बैन किया गया, इसी तरह से आप लोग बैन किए जाएंगे। आप बंगलोर के दंगों में इन संगठनों का हाथ था, और इस तरह के जितने संगठन हैं, योगी आप अभी तक बैन नहीं हुए क्या? सरकार में आपने दंगे मचा रखे हैं, आप अभी तक बैन नहीं हुए। जितनी तिकड़ में आप बैन क्यों नहीं हुए? आप बैन क्यों नहीं हुए? आप ये बताइए कि हम कभी बैन नहीं होंगे। आप ये बताइए, जस्टिस बार हाथरस किसने बनाई? जस्टिस बार हाथरस किसने बनाई? उसमें चंदा किसने मांगा? कौन चंदा मांग रहा था जस्टिस बार हाथरस में? मैंने आपको ये कहा, जो आपने वेबसाइट बनाई जिसमें ट्रेनिंग दी गई, कैसे करना कैसे नहीं करना, ये किसकी देन थी? चुप तो रहिए। ये कि आप आतंकवाद, मेरा मनोज मिश्रा से सवाल है। उनकी रक्षा कर अभी रही मैं है, चाहूंगा मेरे सवाल का आप जवाब दे लीजिएगा। अंशु जी रुक जाइए, धैर्य रख लीजिए, 2 मिनट आ रहा हूं आपके पास। चलिए मैं अंशु जी के पास जाता हूं। अंशु जी सवाल मुझे पूछ लेने दीजिए, बीच में आप पूछ लीजिएगा। मैं कह रहा हूं कि आज सरकार ने यह भी कहा, सरकार की तरफ से कहा गया कि जब बात एसडीपीआई और पीएफआई की आई तो राहुल गांधी गायब हो गए, एक ट्वीट नहीं आया। देखिए अंजीव जी, बिल्कुल सही बात है, मैं भी सहमत हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो पिछले 14 सितंबर से चरित्र है, आज तक दरिंदों को, बलात्कारियों को बचाने के लिए एड़ी से चोटी का जोर। हम सोच रहे थे कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं लाई दंगों का नाम, क्यों नहीं लाई पाकिस्तान का नाम, क्यों नहीं लाई इस्लाम का नाम, क्यों नहीं लाई मुसलमान का नाम, क्योंकि इसके बिना भारतीय जनता पार्टी की दाल ही नहीं गलती है। मुझे आप बताओ, क्या मीडिया के लोग वहां पर दंगा फैला रहे थे? जिन महिला पत्रकारों के साथ बदसलूकी हुई, महिला पत्रकारों को धक्के दिए गए, उनको धमकाया गया, वहां का जिलाधिकारी दंगा फैला रहा था। 2:30 बजे रात को सनातन धर्म का कौन सा विधान है जिसमें शव दाह का कार्य वो चल होता है? सरकार हर मोर्चे पर विफल है। एक दलित पीड़ित बालिका को न्याय नहीं दिला पाई, पीड़ित परिवार को डराया और धमकाया, और जब उसके बाद पूरा उत्तर प्रदेश सच्चाई जान चुका है उत्तर प्रदेश की सरकार की कि वो दरिंदों बलात्कारियों के साथ खड़े हैं, तब ये षड्यंत्र रचा है साजिश का, दंगे का। अरे मैं तो मनोज मिश्रा जी से सवाल करता हूं, ये पीएफआई अगर इतना ज्यादा इस तरह की गतिविधियों में शामिल है, सरकार आपकी है केंद्र से लेकर राज्य तक, तो ये खुलेआम क्यों घूम रहे हैं देश में? इन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? सिर्फ चैनलों पर डिबेट, भाषण देते हैं आप चैनलों पर आकर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने क्या कानूनी कार्रवाई की? नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार, एक बात बताइए, आप थोड़ा कंफ्यूज कर गए। आप, मैंने जो सवाल पूछा उसका जवाब आपने नहीं दिया। मैं आपसे पूछ रहा हूं, या तो आप मानिए कि एसडीपीआई और पीएफआई का हाथ है, या फिर ना मानिए, कंफ्यूज क्यों कर रहे हैं? कुछ तो बताइए ना। अब मैंने पूछा कि राहुल गांधी ने कोई ट्वीट नहीं किया, आपने उसका कोई जवाब नहीं दिया। सर बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। उत्तर प्रदेश की सरकार पहले यह बताए कि पीड़ितों और दरिंदों को क्यों बचा रही है। साथ खड़े हैं, आज उस घटना से ध्यान हटाने के लिए इस तरीके के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। मेरा सवाल देखिए, कंफ्यूज मत करिए देश की जनता को। एसडीपीआई और आप साथ में खड़े हैं या नहीं खड़े? अगर दंगों में शामिल है, अगर वो कोई गतिविधि कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार कोई कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? तो भाई मुझे बताइए ना, 4 लोग गिरफ्तार हुए, कार्रवाई हो रही है, अगर मगर में क्यों फंस रहे हैं? अगर मगर में क्यों फंस रहे हैं? 4 लोग गिरफ्तार हुए, कार्रवाई हो रही है। उत्तर प्रदेश की सरकार दलित पीड़िता को न्याय नहीं दिला पाई, रीढ़ की हड्डी तुड़वाई, जीभ कटवाई, प्रशासन ने धमकाया। एमसी द्विवेदी साहब, मैं एक बात आपसे समझना चाहता हूं कि जो भी कार्यप्रणाली रही, अगर सरकार यह कह रही है कि एसडीपीआई और पीएफआई का हाथ है, तो सर मैं ये जानना चाहता हूं कि अब तक नाम क्यों नहीं सामने आ जाते? पूरा का पूरा मामला क्यों नहीं सरकार सामने रख देती? भाई ये हुआ था, ये लोग शामिल हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये रोज गोल गोल घुमाना कि कार्रवाई करेंगे, कब होगी सर? एमसी द्विवेदी साहब बताइए। झूठे बोलिए एमसी द्विवेदी साहब। प्रारंभिक स्तर है, मैं बोल रहा हूं। बोलिए सर। मैं
मैं ये कह रहा हूँ कि पीएफआई का हाथ है या नहीं है, इस विषय में मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि इस स्टेज पर किसी निष्कर्ष पर पहुँच पाना असंभव है। इसमें तो बड़ी लंबी जांच की आवश्यकता होगी। लेकिन जहाँ तक पीएफआई के खिलाफ कार्रवाई का सवाल है, कोई भी संगठन जो आतंकी गतिविधियों में इन्वॉल्व होता है, उस पर काफ़ी एविडेंस कलेक्ट करने के बाद ही उस पर कार्रवाई हो सकती है कि जैसे उसे प्रतिबंधित कर दिया जाए। जैसे सिमी थी, सिमी को प्रतिबंधित करने में शासन को सोचते सोचते कम से कम 7-8 साल लगे, तब पूरी एविडेंस कलेक्ट होके और फिर सिमी को प्रतिबंधित किया गया और फिर वो बात कोर्ट में भी इस्टेब्लिश हो सकी। अगर कम एविडेंस पर कर दे प्रतिबंधित किसी संस्था को, तो फिर कोर्ट में बात इस्टेब्लिश नहीं हो पाती है। तो इसलिए, लेकिन इस केस में उसका हाथ है या नहीं, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि कोई भी निष्कर्ष निकल पाना इस स्टेज पर संभव नहीं है। हाथ होने की बात नहीं की थी सर, मैं भी दरअसल कानूनी पहलू आपसे समझना चाहता हूँ, क्योंकि आपने पुलिस महकमे को चलाया, इसलिए मैं आपसे समझना चाहता हूँ सर कि जो कार्रवाई हो रही है उसको लेकर के सवाल उठ रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि भाई आप कार्रवाई करिए, उनका नाम फौरन सामने रखिए। तो इसमें क्या दिक्कत है अगर जांच एजेंसियों के पास जानकारी है तो नाम सामने रखने में? तो 4 लोग इन्होंने गिरफ्तार तो किए हैं, उस संबंध में इन्होंने, गवर्नमेंट ने 4 लोग गिरफ्तार तो किए हैं। अब उस 4 लोगों से कोई और उनके सामने नाम आए हैं या नहीं आए हैं, ये तो शासन ही जाने या इन्वेस्टिगेटर जाने, ये मुझे पता नहीं, क्योंकि और ये बात शायद मीडिया में भी नहीं आई अभी तक कि कोई नाम सामने आए। अगर सामने आएंगे तभी तो गिरफ्तारी होगी। तो अभी से कैसे गिरफ्तारी किसी कर ले या क्या कर ले? निखिल, ये बताइए कि हाथरस को लेकर लखनऊ में क्या माहौल है आजकल? बिल्कुल, लखनऊ में जब से ये बयान आया है कि तमाम आतंकी संगठन इसके पीछे हैं, तब से चर्चा का जो है बाजार वो बहुत गर्म है। एक तरफ सरकार इस बात पर लगातार विपक्ष पर हमला कर रही है कि इसमें साजिश की गई, लेकिन समझने की बात यह है कि उत्तर प्रदेश में कोई आतंकी संगठन या इस किसी आतंकी संगठन से संबंध रखने वाला कोई व्यक्ति सक्रिय है तो इसमें सरकार का फेल्योर है, इंटेलिजेंस का फेल्योर है। ये कोई साजिश एक दिन में नहीं रची गई। इस घटना में लगभग पिछले 10-12 दिनों में सक्रिय संगठन बताए जा रहे हैं। फंड का व्यवस्था की गई, तमाम लोगों ने कम्युनिकेशन किया होगा, वो कम्युनिकेशन कॉल अगर कम्युनिकेशन कॉल अब तक क्यों नहीं ट्रेस कर पाई थी, इतना वक्त क्यों लगा, ये सब तमाम सवाल हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में जिस तरह की इस समय राजनीतिक चर्चा है, ऐसे में लगातार सरकार पर भी आरोप लग रहे हैं, विपक्ष पर आरोप लग रहे हैं तो सरकार पर भी लग रहे हैं कि आखिर सरकार, जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो ऐसे संगठन कैसे सक्रिय हैं, तो ये जिम्मेदारी भी सरकार की है। जहां तक बात हाथरस की है, हाथरस में घटना हुई जिसको लेकर पुलिस ने मुकदमा लिखने में देरी की, गिरफ्तारी करने में देरी की, तमाम साक्ष्य छिपाने का प्रयास किया, पीड़ित परिवार को धमकाने का प्रयास किया, तो ऐसे में सरकार के ऊपर सवाल उठेगा और इस सवाल का जवाब सरकार को देना पड़ेगा और विपक्ष यही सवाल पूछ रहा है। अंजित, ठीक है। यास्मीन फारूकी जी, भाई आपके ऊपर, आपके संगठन के ऊपर आग लगाने का आरोप है, जातीय दंगे भड़काने का आरोप है, तो ऐसा तो नहीं होता किसी के ऊपर कोई भी आरोप लगा दे, कुछ तो सच्चाई होती है तभी सवाल उठते हैं। आजकल बिना सच्चाई के सवाल उठते हैं और ये जो है बिल्कुल अपनी तरफ से अपनी गंदगियों पे, अपनी खामियों को, अपनी गलतियों को ध्यान और तवज्जो हटाने के लिए उन्होंने ये हाल। क्या आप मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए, क्या पीएफआई या एसडीपीआई ने उस लड़की का रेप किया या करवाया या उन 4 लड़कों को भेजा कि तुम जाके उसका रेप कर दो? आरोप है कि एक बाकायदा वेबसाइट बनाई गई, क्या ऐसा हुआ है? वेबसाइट पर जस्टिस फॉर हाथरस लिखा गया, उस वेबसाइट के जरिए बताया गया कि दंगा कैसे भड़काया जाए, उस वेबसाइट के जरिए बताया गया कि पुलिस पर हमला कैसे किया जाए, उस वेबसाइट के जरिए लोगों को कैसे भड़काया जाए, यह कहा गया। 4 लड़कों, झूठ झूठ, बिल्कुल झूठ, गलत, हर इल्जाम झूठा है और ये कोर्ट में साबित हो जाएगा। ये बातें मीडिया के थ्रू फैलाने का बहुत पुराना तरीका है और ये सब कुछ झूठ है और ये साबित हो जाएगा कि ये झूठ है। ये लोग सिर्फ ध्यान हटाने को जो नाकामी ये सरकार, मनोज जी जवाब दीजिए। उस सरकार, यास्मीन फारूकी कह रही सब झूठ है, आप लोग केवल ध्यान भटकाना चाहते हैं। बोलिए मनोज जी, मनोज जी बोलिए। देखिए अंजीत जी, अभी जो कांग्रेस के अंशुल अवस्थी, उनका एक सवाल दे दूं जवाब। वो कह रहे हैं
कि बाहरी शक्तियों का हाथ है, तो इंदिरा जी कहती थी विदेशी शक्तियों का हाथ है, ये इस बात को तस्दीक करते हैं। दूसरी बात, ये जो कह रहे हैं कि इनको बंद क्यों नहीं कर दिया, कि इनकी गतिविधियां वो कैसे प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया गया, तो आप देखिए सरकार एविडेंस इकट्ठे कर रही है। और आपके चैनल पर कह रहा हूँ, आप ही मुझे डिबेट में बुलाएंगे जब बहुत जल्दी पीएफआई और टीपीआई पर प्रतिबंध लगेगा, तो इसके सक्रिय कार्यकर्ता गायब हो जाएंगे, जेल में जाएंगे। सिमी भी तो छात्र, सिमी हाँ नहीं कर पाई, ये पता लग जाएगा। आप पता रखिए, आप पता रखिए, और आप देखिएगा कि ये गतिविधियां बंद होगी और जिम्मेदार लोग जेल जाएंगे। इंतजार करूंगी मैं। देश जो है, देश चलागा नहीं है कि कोई चल के चला जाए। देखिए चैनल पे पहली बार ऐसा हो रहा है। यहाँ पर मोदी सरकार में, योगी सरकार में आतंकवाद नहीं चलेगा, कोई गतिविधि नहीं चलेगी। आपको ये गतिविधियां बंद करनी पड़ेगी। इस हिंदुस्तान में, इस प्रदेश में आपको गतिविधियां बंद करनी पड़ेगी, हंस रहे हैं जो गुंडे आपको बंद करनी पड़ेगी। ये देश चलावा नहीं है कि कोई भी आए चल के चला जाए। ये देश 130 करोड़ लोगों की मानसिकता का देश है, 130 करोड़ लोगों का देश है। ये भारत देश 130 करोड़ लोगों का देश है, ये चरागाह नहीं है। और चरागाह अगर होता तो ये देश कुछ भी हो जाता। योगी जी की सरकार में पत्ता नहीं हिलेगा। और जो मैं एक सवाल आखिरी में आपसे करना चाहता हूँ, एमसी द्विवेदी साहब, आपसे करना चाहता हूँ। आज सरकार ने बताया कि हमने सीबीआई जांच की सिफारिश की है, सरकार ने हलफनामा दिया और कहा कि हम हर जांच के लिए तैयार हैं। क्या आपको लगता है कि सबूत वहां बचे होंगे कि हर जांच के लिए अगर आप तैयार हैं तो सबूत आपको मिल जाए? एमसी द्विवेदी साहब, देखो कहीं विंडो में हम है ही नहीं, तो हमारा सामने बात करना आके। तुम्हारा तो डीएम जो तुम्हारा सरकारी आदमी है वही क्या बयान दे रहा है? शर्म करो उस लड़की के नाम पे, तुम डूब मरो। एमसी द्विवेदी साहब बोलिए। बेशर्माई की इंतहा कर दी तुमने। यहाँ दिल रो रहा है उस बच्ची के। जो तुम्हारा कर रही हो, मैं पूरे सम्मान के साथ आपका नाम ले रहा हूँ, आप तुम्हारा कर रही हो। ये आपके संस्कार दिखाता है जो भारत में राष्ट्रीयता से संबंधित नहीं है। आप तुम्हारा किस हैसियत से कर रही है? आपको सम्मान करना नहीं है। बलात्कारी दरिंदों के साथ खड़े रहे, आपका अपमान बराबर आज भी अभी वहाँ जिलाधिकारी तैनात है। चलिए समय खत्म हो गया है। एमसी द्विवेदी साहब, अगर आप सबकी आवाज अभी बंद कर दी। एमसी द्विवेदी साहब, अगर आप सुन पा रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने हलफनामा दिया, कहा कि सीबीआई जांच के लिए, सीबीआई जांच की सिफारिश की है, हर जांच के लिए तैयार है। आपको लगता है कि वहां सबूत बचे होंगे कि जांच में सच सामने आ पाए? एमसी द्विवेदी साहब जल्दी से सर। बिल्कुल सबूत अगर है तो बिल्कुल बचेंगे। और ये बिल्कुल सही कदम है सरकार का कि उसने कह दिया कि चाहे सीबीआई से जांच करवा लीजिए और सुप्रीम कोर्ट के सुपरविजन में करवा दिए। इससे ज़्यादा और क्या कर सकती है? ओके सर। शुरू से ही पुलिस ने भी बिल्कुल सही कार्रवाई की। पहले आदमियों को गिरफ्तार किया, फिर 3 को किया, फिर डॉक्टरी कराई और फिर उसके बाद गवर्नमेंट ने सही कदम उठाया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जिससे चाहे जांच करवा ले, इसका शामिल होने के लिए। इसके साथ सबसे बड़ा मुद्दा में फिलहाल के लिए बस इतना।